उत्सर्जन तंत्र। हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाला जा रहा है तो उस वेस्ट मटेरियल को, अपशिष्ट पदार्थ को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहा जाता है? उत्सर्जन। जब हम कोई भी चीज भोज्य पदार्थ खाते हैं, पीते हैं, तो भोज्य पदार्थ खाने पीने के बाद हमारे शरीर में एक प्रकार की प्रक्रिया लगातार होते रहती है, उसको हम उपापचयी प्रक्रिया कहते हैं। और वो जो उपापचयी प्रक्रियाएं होती हैं उसमें कहा जाता है कि हमारे शरीर में बहुत अलग अलग टाइप के विषैले नाइट्रोजनी पदार्थ के रूप में बाहर निकलते हैं। अब नाइट्रोजनी जो पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकलता है, या नाइट्रोजनी पदार्थ जो हमारे शरीर में बनता है, वो एक प्रकार से अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, यानी कि एक प्रकार का वेस्ट मटेरियल होता है। अब जब वो वेस्ट मटेरियल हमारे शरीर में बन जाता है, तो जब वो वेस्ट मटेरियल हमारे शरीर के अंदर रहेगा तब तक हमारे शरीर को समस्या प्रोवाइड करेगा, समस्या अपने आप डेवलप करते चला जाएगा। तो उस अपशिष्ट पदार्थ को, विषैले नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना जरूरी हो जाता है। तो उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं क्या चीज? कि वो जो उत्सर्जन होता है। क्या होता है? उत्सर्जन। अब कहा जाता है कि उत्सर्जन के रूप में हमारे पास यूरिया होते हैं, यूरिक अम्ल होते हैं, अमोनिया होता है। यानी कि नाइट्रोजनी क्षारक विषैला पदार्थ के रूप में हमारे शरीर के अंदर में यूरिया की उपस्थिति होती है, यूरिक अम्ल की उपस्थिति होती है और अमोनिया की उपस्थिति होती है। जैसे आप लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन से अमोनिया बनता है, अमोनिया से यूरिया बनते हैं, यूरिया से यूरिक अम्ल बनता है, और ये जो यूरिक अम्ल होते हैं ये बहुत ही खतरनाक साबित होता है हमारे शरीर के लिए। अगर हमारा शरीर में यूरिक अम्ल लगातार बनता रहे और वो उत्सर्जन से बाहर ना हो, उत्सर्जित बाहर ना हो, बाहर शरीर से ना निकले, तो हमारे शरीर को लीवर, किडनी, फेफड़ा सबको डैमेज कर सकता है। समझ गए? यानी कि देखते होंगे कभी कभी किसी व्यक्ति को कि अगर उसके शरीर से उत्सर्जन की क्रिया ज्यादा नहीं हो रहा है, उसका शरीर गमकना शुरू हो जाता है, समय पर टॉयलेट नहीं जाता है, समय पे बाथरूम नहीं जाता है, तो उसका एक शरीर जो है अलग टाइप का स्मेल देना शुरू कर देता है। समझ गए? यानी उसके शरीर में यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ना शुरू हो जाती है। और जब यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ेगी तो आपका लीवर, आपका फेफड़ा, आपका किडनी, आपका स्किन, ये सब डैमेज होना शुरू हो जाता है। समझ गए? देखिए, पहले के जमाना में कहा जाता था कि यूरिक अम्ल का सेवन बहुत कम लोग करते थे। पता होता था, जब देखिएगा घर में दाल उल बनता था तो एक मतलब कि डेगची में बनता था। समझ गए? उसको हम लोग 2-3 घंटा तक क्या करते थे? दाल को सिझाते थे। समझ गए? और उसके दाल जब बनता है तो देखिएगा ऊपर में कुछ फेन जैसा आता है। समझ गए? वो फेन को मम्मी या दादी क्या करती थी? उसको हटा देती थी, मैंने इसे लेकर के फेंक दी बाहर। समझ गए? और अभी हम लोग क्या करते हैं, दाल में अभी भी तो यूरिक एसिड की मात्रा है, ये है। अब क्या है कि कुकर में दाल चढ़ा देते हैं, उसमें से जो फेन होता है वो बाहर निकल ही नहीं पाता। धोने समय खाली देखिएगा हल्का सा निकलता है इन टाइप का, उसके बाद ऐसा ही रह जाता है। तो वो यूरिक अम्ल होते हैं, यूरिक एसिड होता है, उसमें यूरिया की उपस्थिति होती है, और वही दाल हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं। तो जब भी दाल बना, आजकल जो कुकर में दाल बन रहा है ना, वो दाल बनता नहीं है, सिझता नहीं है, पकता नहीं है, सीझ रहा है, गल रहा है। समझ गए? तो कुकर में जो दाल हम लोग खा रहे हैं वो गलता है, सिझता नहीं है। अब देखिएगा घरों में पहले क्या होता था, गैस चूल्हा पे या चूल्हा पे दाल, पानी और नमक मिर्चा जितना सब वो होता था डाल दिया जाता था और उसको धीरे धीरे पकाया जाता था। धीरे धीरे वो दाल है जो गल जाता था। समझ गए? तो वो दाल एक्चुअली सही होता था, आपके शरीर में यूरिक अम्ल की मात्रा ज्यादा नहीं बन पाता था। समझ गया? क्योंकि प्रोटीन, यूरिक अम्ल जो बनता है, जैसे उसमें प्रोटीन की उपस्थिति होती है दाल में, दाल जब वो संश्लेषण होता है तो वो बनता है धीरे धीरे क्या चीज? यूरिक अम्ल। और यूरिक अम्ल पेशाब के माध्यम से, बाथरूम के माध्यम से, शरीर में जो उपस्थित खून, पसीना होते हैं, उस पसीना के माध्यम से बाहर निकल जाता है। समझ गए? अब देखिए, मुख्य रूप से हमारे शरीर में उत्सर्जी अंग जो होते हैं, जो यूरिया को, यूरिक अम्ल को, अमोनिया को बाहर निकालने का काम करता है, वो होता है किडनी।
मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। तो ये 4 ऐसे हमारे उत्सर्जी अंग होते हैं, वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। तो आपसे कोई पूछेगा कि उत्सर्जी अंग कितने होते हैं, तो क्या बताइएगा? 4 उत्सर्जी अंग, 4, वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। अब ये सब का अलग अलग काम होता है। वृक्क का अलग काम है, किडनी का अलग काम होता है, मूत्रवाहिनी का अलग काम होते हैं, मूत्राशय का अलग काम होता है, मूत्रमार्ग का अलग काम होता है। वृक्क का काम क्या है पहले वो समझते हैं। कहा जाता है कि किडनी की संख्या मानव शरीर में कितना होता है? 2। हमारे शरीर में एक जोड़ा किडनी होते हैं जिसका आकार सेम की बीज की तरह होती है, और इसका जो बाहरी भाग होते हैं, ये वाला जो आपको भाग दिख रहा है, ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है, ये वाला भाग को हम कहते हैं क्या चीज? तो इस वाला भाग को कहा जाता है कार्टेक्स। यानी कि किडनी के बाहरी भाग को किस नाम से जानते हैं? कार्टेक्स के नाम से जानते हैं। अब वृक्क के जो भीतरी भाग होते हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं? मेडुला। तो जो इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे ऐसे जो बना होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मेड्यूला। यानी कि मेड्यूला जो होता है वो वृक्क के आंतरिक भाग होते हैं, भीतरी भाग होते हैं। तो बताइए, वृक्क का बाहरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। भीतरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं? मेड्यूला। और मेड्यूला में जो एक छोटा सा ऐसे फाइबर दिखाई देता है, ऐसे ऐसे, इस फाइबर को बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोला जाता है? नेफ्रॉन। और यही कहा जाता है कि नेफ्रॉन से मिलकर के किडनी बना होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज होते हैं। क्या चीज? नेफ्रॉन एक फाइबर की तरह होता है जो मेड्यूला में उपस्थित होते हैं। तो ये मेड्यूला में उपस्थित होता है, ये धीरे धीरे अपना काम करते रहता है। अब देखिए, वृक्क का काम क्या है? तो वृक्क का अगर काम की बात करते हैं तो रक्त में शुद्धिकरण। तो रक्त को शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। अगर हमारे शरीर में लगातार खून को शुद्धिकरण किया जा रहा है, इसका मतलब है कि प्राकृतिक रूप से आपके शरीर में डायलिसिस की क्रिया हो रही है। समझ गए? आपके शरीर में छनन विधि द्वारा, प्रसरण विधि के द्वारा आपके शरीर में रक्त शुद्धिकरण हो रहे हैं, रक्त शुद्ध हो रहा है और पूरा आपके शरीर में फैल रहा है। समझ गए? अब कहा जाता है, देखिए किडनी का काम क्या होता है, ये चीज तो समझ गए। डायलिसिस ये प्राकृतिक ढंग से होते रहता है। अब कभी कभी किसी व्यक्ति को किडनी खराब हो जाता है, किडनी काम नहीं कर पाते हैं, उसके शरीर में ना कॉर्टेक्स, मेड्यूला और बहुत सारे जो भीतरी पार्ट होते हैं किडनी में, वो काम नहीं कर पाता है, तब रक्त का शुद्धिकरण नहीं कर पाता है किडनी, तब उसको कहते हैं कि किडनी खराब हो गया है। तो बहुत भयंकर उसको समस्या झेलने को पड़ती है, उसका खर्चा भी होता है, जीवन भी कम हो जाता है, उसका हेल्थ पे बहुत बड़ा प्रभाव भी पड़ता है। तो एक आर्टिफिशियल डायलिसिस होते हैं, एक मशीन के द्वारा उसके खूनों को साफ करके उसके शरीर में बैठाया जाता है, फिर भेजा जाता है। समझ गए? इस प्रक्रिया ये प्रक्रिया लंबा प्रक्रिया होता है। कम से कम मान लीजिए कि एक व्यक्ति को डायलिसिस करने में 4 से 5 घंटा, कम से कम 5 से 6 घंटा का समय लगता है, 4 से 6 घंटा का समय लगता है। एक व्यक्ति को अगर कृत्रिम रूप से डायलिसिस करवाना हो तो 4 से 6 घंटा का समय लगेगा। क्या चीज करने में? डायलिसिस करने में। यानी कि उसका जो खून शुद्धिकरण में जो खून भाग लेंगे, मशीन में जाएंगे, एक मशीन है जो उसके शरीर में आकर के तुरंत क्या करेगा, एक नस के माध्यम से फिर वो एंट्री करेगा, पाइप के माध्यम से नस को जोड़ दिया जाता है, फिर वो धीरे धीरे आपका क्या होते रहता है, शुद्धिकरण वैसे होते रहते हैं। तो ये डायलिसिस की जरूरत उनको पड़ती है जिनका प्राकृतिक रूप से शरीर में उनका खुद शुद्धिकरण नहीं होता है, तो वो कृत्रिम रूप से डायलिसिस करवाते हैं, यानी कि खून को शुद्धिकरण करवाते हैं। सप्ताह में 1 दिन उनको करवाना पड़ता है, जिसका खर्चा कम से कम 5 से 6 हजार रुपया पड़ता है। यानी कि 48-50 हजार रुपया महीना के उनका खाली डायलिसिस में जाएगा, दवाई में जाएगा जो अलगे जाएगा। समझ गए? लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं सरकारी संस्था में, मतलब ऐसा होता है जो बहुत कम रेट पे मतलब कर दिया जाता है। समझ गए? जैसे कुछ जैसे एम्स वगैरह है, पीएमसीएच वगैरह है, पटना की बात करते हैं, तो कुछ सरकारी अस्पताल होते हैं, वहां पे ये सेवा बहुत कम मतलब कि दाम पे उनको दे दिया जाता है। समझ गए? अब देखिए किडनी का काम क्या है हमारे शरीर में। तो हमारे शरीर में किडनी का काम होता है प्रसरणीय दाब को नियंत्रण करना।
यानी कि प्रासरणीय दाब कहने का मतलब कि हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को ये मेंटेन करता है, समझ गए। ब्लड सर्कुलेशन को ये मेंटेन करता है, जितना आपके शरीर में खून की आवश्यकता होती है वो किडनी हमेशा बनाते रहता है, जहां जिसका जरूरत पड़ रहा है उसको वहां देते चला जाता है। फिर ये वृक्क का काम है मूत्र का निर्माण करना, मानव मूत्र का निर्माण करना, यानी मूत्र का निर्माण करना। तो मूत्र का निर्माण कौन करता है? किडनी करता। और यही जब मूत्र का निर्माण किडनी करेगा तो मूत्र वाहिनी के द्वारा, इसको बोलते हैं क्या चीज? मूत्र वाहिनी। और ये मूत्र वाहिनी के यूरेटर जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, इस मूत्र वाहिनी के द्वारा क्या करेगा कि ये मूत्राशय में मूत्र को भेजाएगा। और जब मूत्र वाहिनी के द्वारा मूत्राशय में, यहाँ पे मान लीजिए ऐसे मूत्राशय है, समझ गए, और फिर मूत्राशय से फिर यहाँ पर उपस्थित हो जाता है क्या चीज? मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग से फिर क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाता है, समझ गए। अब देखिए वृक्क का काम होता है लवण तथा जल को नियंत्रण करना। हमारे शरीर में जो लवण होते हैं, यानी कि जो साल्ट सब्सटेंस होते हैं, जो वाटर होते हैं, तरल सब्सटेंस होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उसको क्या करता है? ये मेंटेन करते रहता है, समझ गए। और बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ ऐसे होते हैं जो शरीर में भर जाता है तो उसको बाहर निकालने में मदद करता है। मूत्र के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ को क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है। फिर कहा जाता है कि इस वृक्क को उत्सर्जन की इकाई के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि उत्सर्जन की इकाई किसे कहा जाता है, तो उत्सर्जन की इकाई वृक्क को कहा जाता है, समझ गए। देखिए यूरिया का संश्लेषण हमारा लीवर करता है। यूरिया का संश्लेषण कौन करता है? लीवर। यूरिया अगर मान लीजिए हमारे शरीर में किसी कारणवश ज्यादा मात्रा में यूरिया बन रहा है, समझ गए, यूरिक एसिड आप ज्यादा आपका शरीर में बन रहा है, यूरिक एसिड वाला सब्सटेंस आप ज्यादा खा रहे हैं, प्रोटीन आप ज्यादा खा रहे हैं, तो आपका प्रोटीन से भी हो सकता है कि यूरिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, यूरिक एसिड क्या हो जाए? ज्यादा बनना शुरू हो जाए, समझ गए। तो यूरिक एसिड से यूरिया, यूरिक एसिड से यूरिया, यूरिक एसिड से यूरिया, यूरिया से यूरिक एसिड का निर्माण होते रहता है, जो कि यूरिया का संश्लेषण कौन करता है हमारे शरीर में? लीवर करता है। ये उसको रोक कर रखता है, फिर किडनी के पास देता है, किडनी कहता बाहर इसको बैठाओ, समझ गया। मैंने सबका एक सिस्टम के अंतर्गत वो काम करते रहता है, धीरे धीरे ये फिनोमेना चलते रहती है। शरीर में अगर अल्कोहल की मात्रा बढ़ जाए, कभी कभी लोग देखिए बहुत दारू पी लेता है तो ना, कहता किडनी खराब हो गया, लीवर खराब हो गया है, समझ गए, ऐसा इफेक्ट पड़ता है। तो जब आप अल्कोहल का यूज ज्यादा करते हैं, दारू का सेवन आप ज्यादा करते हैं, तो सबसे पहले आपका खराब होगा किडनी, सॉरी लीवर, समझ गए। क्योंकि लीवर ही जो है आपका अल्कोहल का और जो हानिकारक सब्सटेंस होते हैं उसको ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, यानी कि उसको साफ सुथरा करने का एक क्रिया में लाता है, समझ गए। अल्कोहल को पचाने में मदद करता है। अगर वही लीवर आपको ज्यादा मतलब कि फैटी वगैरह हो गया तो वो धीरे धीरे काम करता है, फिर वो किडनी को भी कह देता है भैया तुम भी खराब हो गया। तो किडनी खराब होगा तो लीवर खराब होगा, लीवर खराब होगा तो किडनी खराब होगा। ये दोनों खराब होने का चांस बढ़ जाता है जब आप ज्यादा यूरिक अम्ल वाला पदार्थ खा रहे हैं, समझ गए। अब दाल खाइएगा पूरा 20 साल तक कौची कुकर वाला दाल खा रहे हैं पूरा एकदम डेली, तो आपके शरीर में क्या हो जाएगा? यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी, आपके शरीर में किडनी में पथरी वथरी, किडनी ना काम करना, ये सब चीज होना शुरू हो जाएगा। किडनी में जो स्टोन बनता है यहाँ पे बनता है, ये जो होते हैं किडनी में यहाँ पे ही स्टोन बनता है आकर के, समझ गए। इस प्रकार से छोटा छोटा सा वो होता है, समझ गया, और यहीं पे आकर के ये जमा होता है। फिर इसको लेजर मशीन से, लेजर लाइट से या तो ऑपरेशन करके फिर इसको क्या कर दिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। कुछ लोग कहते हैं वैद्य बकाल कौची कि हम गला देंगे, समझ गए, बहुत रेयर केस में गलता अब नहीं है, समझ गए। पहले के जमाना में गल जाता होगा अलग बात है, आजकल इतना शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ रहा है एकदम जल्दी इसका साइज बढ़ जाता है, समझ गए। इस कारण से अब गलता नहीं, अब क्या होता है? ऑपरेशन किया जाता है या उसको किसी कारण से ठीक कर लिया जाता है। पहले किडनी अगर मान लो कि किडनी में किसी का स्टोन हो गया तो वो लोग सोचता था अब हम मर जाबो, अब हम न जिंदा रहबो, हमारे पेटवा में पाथर हो गए, ठीक ना, ऐसे सोचता था। लेकिन धीरे धीरे साइंस डेवलपमेंट किया, अब वो व्यक्ति ठीक ठाक है, कोई दिक्कत उसको नहीं होता है। एक आध दिन 2 दिन में तुरंत ऑपरेशन करेगा, तुरंत ठीक, समझ गया। अब देखिए कहा जाता है कि मानव मूत्र की बात करते हैं तो आपको पता है कि मानव मूत्र यानी मूत्र बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है? किडनी का, समझ गए। अब ये मानव मूत्र जो होते हैं वो किस स्वभाव का होते हैं भाई? तो मानव मूत्र बनता है, मानव मूत्र का जो स्वभाव होते हैं अम्लीय होता है, और इसका पीएच मान कितना होता है? 6 होते हैं, समझ गए। तो ये सब चीज एकदम याद रखिएगा। मानव मूत्र का स्वभाव कैसा होता है? अम्लीय होता है। पीएच मान कितना होता है? 6 होते हैं। प्रतिदिन एक व्यक्ति कितना लीटर पेशाब करता है? 1.5 लीटर, समझ गए। यानी 24 घंटा में 1.5 लीटर आदमी पेशाब कर देता है, समझ गए ना।
अब पानी इसीलिए तो कहा जाता है कि कम से कम पानी 5 से 6 लीटर भी पीना चाहिए, समझ गए। अब कुछ व्यक्ति है जो पानी पीवे नहीं करेगा तो उसका पेशाब का जो रंग होगा कुछ हो जाएगा, पीयर हो जाता है। हाँ, तो शरीर में तो अति भी हो रहा है, गर्मी उत्सर्जन कर रहा है, उस यूरिक एसिड बना रहा है, या मान लो कि बहुत सारे ऐसे चीजें, तब शरीर में जरूरत भी तो है। अब ऐसा थोड़ी ना कि 5-6 लीटर पानी पी रहे हो, 5 लीटर पानी पी रहे हो, 1.5 लीटर निकल रहा है तो मामूली है रे। 1.5 लीटर पेशाब 1 बोतल होता है, 1.5 बोतल हो जाएगा, समझ गए। गर्दा किसी को देंगे इसे तो कहेगा ले पेट्रोल दे रहा है पेट्रोल का पेशाब का रंग एक लगता है। अब बताइए, तो एक दिन में कम से कम कितना लीटर पेशाब निकलता है? 1.5 लीटर पेशाब निकलता है। कभी कभी देखिएगा पानी आदमी जब कम पिएगा ना तो उसका पेशाब का रंग पीयर हो जाता है, समझ गए। और पानी तुरंत पीजिएगा, पेशाब का रंग कैसा हो जाएगा? एकदम उजला सफेद हो जाता है। तो ये पेशाब का जो रंग है ना, ये यूरोक्रोम पर निर्भर करता है। यूरोक्रोम एक होते हैं हमारे शरीर में केमिकल्स, उस पे ही निर्भर करता है। अगर आपके शरीर में यूरोकेमिकल ठीक ठाक है, बैलेंस है, तो पेशाब आपका सही रहेगा, समझ गए। यूरोक्रोम तनी मनी गड़बड़ाया, समझ गए, तो आपका रंग पेशाब का रंग पीला होना शुरू हो जाएगा। पेशाब का कभी कभी हरियर रंग हो जाता है, समझ गए। जैसे आप ज्यादा चीनी उनी का सेवन करिएगा ना तो पेशाब का रंग हरियर हो जाता है, समझ गए ना। अब दवाई उवाई खाइएगा, बुखार का दवाई खाई, इंजेक्शन लिए, तो उस समय कहा जाता है कुछ पेशाब का रंग पीला हो जाता है। तो पेशाब का जो रंग निर्भर करता है वो क्या चीज पर? यूरोक्रोम पर निर्भर करता है। तो यूरोक्रोम हमारे शरीर में कहा जाता है कि एक केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स बताता है, रासायनिक सब्सटेंस होते हैं, उसका काम क्या है? पेशाब का रंग को परिवर्तन करना, समझ गए। अगर आपके शरीर में यूरोक्रोम, पानी आप कम पी रहे हैं तो आपके शरीर में यूरोक्रोम क्या बन रहा है? कम बन रहा है। यूरोक्रोम कम बनेंगे तो पेशाब का रंग पीला हो जाएगा। यूरोक्रोम आपका बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका पेशाब का रंग कैसा होगा? एकदम सफेद होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, पेशाब में 95% कहा जाता है कौची? जल होता है, समझ गए। और वही पेशाबा में पाया जाता है यूरिया की मात्रा, समझ गए। देखते होंगे पेशाब करते समय कभी कभी पेशाबा करिएगा प्रेशर में तो झाग फेंके लगेगा ना, जहाँ पेशाबा होता है, पेशाबा गिरता होता है, झाग बन जाता है, समझ गए। इसका मतलब कि वो झाग किसके कारण बनता है? यूरिया के कारण बनता है। पेशाब में आपका जो यूरिया है 95%, तो फिर पेशाब में क्या हो गया? जल हो गया। और 5% में सब रहता है, समझ गए। यूरिया रहता है, लवण रहता है, क्रिएटिनिन रहते हैं, ये सभी चीज उपस्थित रहते हैं। तो 5% में यूरिया, लवण, क्रिएटिन। पानी अगर कम पीजिएगा तो यूरिया की मात्रा आपका पेशाब में ज्यादा हो जाएगा, लवण की मात्रा ज्यादा हो जाएगा, क्रिएटिनिन का मात्रा ज्यादा हो जाएगा। यही सब का मात्रा ज्यादा होगा तो पेशाब का रंग तो खराब होवे करेगा, यानी पीलापन हो जाएगा, हरापन हो जाएगा। और पेशाब आपका बड़ी गंध देगा, समझ गए। जहां पर पेशाब करिएगा बाप रे बाप एकदम स्मेल मारेगा, लगे बाप रे बाप पानी रहा, समझ गए, ऐसा होता है, समझ गए। तो ये सब चीज होते हैं मानव मूत्र से रिलेटेड कुछ बातचीत। तो बताइए, यूरिया का संश्लेषण हमारे शरीर में कौन करता है? यकृत करता है। एकदम VVI क्वेश्चन है ये सब। नीट के लिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप एग्जाम देने जाइएगा, यहाँ से 3 क्वेश्चन जबरदस्ती पूछेगा आपसे, समझ गए। इस चैप्टर, ये पूरा चैप्टर है, इस चैप्टर का पूरा सार जो इंपॉर्टेंट चीज है सब यहाँ पे बता दिया गया है, समझ गए। कि बताइए, यूरिया का संश्लेषण कौन करता है? यकृत करता है। हमारे शरीर में अल्कोहल का डिऑक्सीडेशन कौन करते हैं? तो ये भी आपका लीवर ही करता है, समझ गए, यकृत ही करता है। फिर आपसे पूछेगा मानव मूत्र का स्वभाव कैसा होता है? अम्लीय होता है। मानव मूत्र का रंग किस पर निर्भर करता है? यूरोक्रोम की उपस्थिति पर निर्भर करता है। तो कोई आपसे पूछे कि मानव मूत्र का रंग किस पर निर्भर करता है? यूरोक्रोम पर निर्भर करता है। फिर पूछता है कि मानव मूत्र का pH मान कितना होता है? 6 होते हैं। फिर कहा जाता है कि किडनी के भीतरी भाग को क्या कहा जाता है? मेडुला। किडनी के बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? कॉर्टेक्स कहा जाता है। फिर कहा जाता है आपसे कि किडनी की आकार कैसा होता है? तो सीम की बीज की तरह होते हैं। नहीं लिखवाई तो नॉर्मल सब जानता है। अब कहा जाता है कि हमारे शरीर में मूत्र उत्सर्जी अंग कितने होते हैं? 4, यानी उत्सर्जी अंग के रूप में 4 होते हैं। वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। फिर बताइए, हमारे शरीर में उत्सर्जन क्या क्या होता है? यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया। ये सब नाइट्रोजन जनित पदार्थ है, विषैला पदार्थ होते हैं। ज्यादा अगर ये आपके शरीर में बना है और हमेशा बन रहा है तो इसको कम कीजिए, पानी उनी पी करके, ये सब चीज खा करके, नहीं तो गुलबी घाट वाला रास्ता पे चल जाइए, समझ गए। लीवर, किडनी एक बार डैमेज हुआ तो फिर कोई अथी नहीं है। उत्सर्जन जीवों के शरीर में
उपापचयी प्रक्रिया से बने विषैले जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। कोई दिक्कत